वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। T20 2024 का एक महामुकाबला जो कि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच में न्यूयॉर्क में खेला जी, जाना है। सभी की निगाहें उसी एक मुकाबले पर टिकी हुई। कह सकते हो कि जो क्रिकेट में एक सबसे बड़ा मुकाबला तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का है। तो कल इस पे एक बड़ा महामुकाबला होने वाला है। तो इस पे हम अपनी डिस्कशन अर्चित जी से स्टार्ट करते हैं। तो अर्चित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी, कल एक महामुकाबला है और आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखिए इंडिया पाकिस्तान को खेलने का मौका सिर्फ वर्ल्ड कप्स या आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही मिलता है, तो उस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, तो मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इस मुकाबले के लिए। जी, बिल्कुल। अगर आप देखा जाए कि दोनों टीमों की अभी तक की परफॉर्मेंस अगर हम निकालें इस वर्ल्ड कप में, तो एक थोड़ा कह सकते हो कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशन थी इस टीम से, वो बड़ी नीचे गई हैं। और इंडिया भी अब तक अपना एक मैच आयरलैंड के साथ खेला है, जो कि बड़े आसानी से जीत के इस मैच में पहुंचा है। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि किस टीम का पलड़ा कल भारी रहने वाला है? क्योंकि देखा गया है कि पिच भी वहाँ की बड़ी अनसर्टेन है। कह नहीं सकते कि बॉल आपकी एक सेम पेस पे जाएगी, कभी ऊपर रह रही है, कभी नीचे रह रही है। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है इस मैच से, और आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि पहले हम पूरा डिटेल डिस्कशन कर लें कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी को लेके, सब चीज़ों को लेके, उसके बाद हम एक डिस्कशन आपस में मिल के लें कि भाई किस टीम का पलड़ा भारी है। तो मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा कड़ाके का होता है और आप कभी भी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी नहीं जीत सकती है। जी बिल्कुल। T20 में तो कड़ाके का देखा गया है, बट 50-50 में कह सकते हो कि ज्यादातर एक ही तरफा रहा है। बट अगर हम यहाँ बात करें टीम के कॉम्बिनेशन की, तो आप देखते हो कि इंडिया कोई चेंज करेगा अपने कॉम्बिनेशन में? जो वो आयरलैंड के खिलाफ उसने जो प्लेइंग 11 थी, उसमें कोई चेंजेस करेगा इस बार? मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो अपने 4 ऑलराउंडर्स के साथ जाना पसंद करेगा और सेम बल्लेबाजी के साथ शायद जाना पसंद करे और 3 गेंदबाज के साथ जाना पसंद करेगा। हालाँकि इसमें बस एक ही कैविएट है कि मे बी वो कुलदीप यादव को प्रेफ़रेंस दे दें, लेकिन फिर वही सवालिया निशान आएगा कि वो कुलदीप यादव को जगह किसकी जगह पे देते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि कुलदीप यादव इस टीम में आ सकते हैं कल कल के मुकाबले के लिए? हो सकता है, वो किस? देखिए कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी है और जो पाकिस्तानी टीम के दोनों ओपनर हैं रिजवान और बाबर आजम, तो उनकी थोड़ी वीकनेस भी है लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया कुलदीप यादव को चांस दे, लेकिन फिर वहीं जो पिच है, ग्राउंड है, अभी तक फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया उनको मौका ना देकर सिराज और अर्शदीप दोनों के साथ जाना पसंद करे। जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान ने अपना लास्ट मैच यूएसए के खिलाफ खेला, तो आपको लगता है कि वो अपनी कोई प्लेइंग 11 में चेंज करेगा इस मैच के लिए? और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी आई है कि पाकिस्तान ने यूएसए के साथ में एक 5 मैचों की T20 सीरीज कंफर्म कर ली है पाकिस्तान में खेलने के लिए। जी, अगर ऐसा है तो ज़रूर पाकिस्तान बदला लेना चाह रहा होगा कि मैं उनको अपने कंट्री में बुला के और 5-0 से हराकर उनको वर्ल्ड कप का जी स्वाद चखा दूँ। जी देखना ज़रूर बिल्कुल। होगा कि बाबर और रिजवान ने कंफर्म कर लिया है मोनाक पटेल से कि आप पाकिस्तान आए एक 5 मैचों की सीरीज खेलने लाहौर में। तो देखिए मे फिर भी वो तो हो सकता। पूरे-पूरे चांसेस हैं कि एवरेज बढ़ाने की पूरी-पूरी कोशिश करी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज बनाया जाए, शतक भी लगाए जाएँ ताकि थोड़ा-सा टीम में जगह उनकी सेटल हो जाए और अच्छे से मजबूत हो जाए। जी बिल्कुल। ये है ना कि रजवान बहुत जल्दी आउट हो गए, तो उन्हें अपना एवरेज भी थोड़ा सही करना है। तो इस चक्कर में उन्होंने एक 5 मैचों और की आपके सीरीज रखी दूसरे है। ओपनर तो हैं ही जिनका नाम भी थोड़ा बदनाम हो चुका है अभी तक। बबरो। बफरो टीम और जिम्बावर जिम्बावर आपके ओपनर। पर अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे नहीं है, तो मे बी हो सकता है कि बाबर को कोई बड़े रन बनाने का मौका ना मिले। तो इसलिए इस हो सकता है वर्ल्ड देखना कप के बाद दिलचस्प में रहेगा। बात चल रही है, जिम्बाब्वे और युगांडा से भी बात है, और यूएसए से कि एक एक 5-5 मैचों की सीरीज कराई जाए। मुझे लगता है एक-एक करके सारी एसोसिएट टीम से मैचेस कराए जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो जी, आप क्या चेंजेस देखते हैं इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम में? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो मुझे लगता है कि वो शायद आज़म खान के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे।
और अगर उनकी जगह पे जैसा हमने पिछले मैच में देखा था कि इमाद वसीम फुली फिट नहीं थे साइड स्टेन के चलते, तो अगर वो फुली फिट होते हैं तो मुझे लगता है कि आज़म खान की जगह इमाद वसीम खेलेंगे। और अगर वो फुली फिट इस मैच के लिए भी नहीं होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सैम अयूब को मौका दें और वो ओपन करें और बाबर आजम तीसरे नंबर पे खेलें। पर मुझे लगता है कि शायद आज़म खान इस मैच में नहीं खेलेंगे। जी, बिल्कुल, अगर हम यही बात करें इस ग्राउंड की, जो कि यूएसए का एक नया ग्राउंड है, जो अभी 3-4 महीने पहले ही बनाया गया है, और इस पे लास्ट मैच इंडिया ने अपना आयरलैंड के खिलाफ खेला भी, तो इस पे बड़े विवाद हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पिच है वो बड़ी ही अप एंड डाउन है, बड़ी अनसर्टेन है। तो आपको क्या लगता है कि कल के लिए मैच में पिच क्या रहने वाली है, और क्या कुछ चेंजेस आप देखते हैं कि पिच में होंगे? जी। तो देखिए इंडिया पाकिस्तान का ये मैच नसाउ काउंटी ग्राउंड पे खेला जाना है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। और अभी तक जैसा आपने कहा कि ये पिच बहुत ही अप एंड डाउन खेल रही है, किसी कोई गेंद बहुत टपक खा के ऊपर जा रही है, कोई गेंद बिल्कुल नीचे रह रही है, तो बहुत अनइवन बाउंस है। और इनफैक्ट इंडिया के जब इंडिया बैटिंग कर रही थी आयरलैंड आयरलैंड के अगेंस्ट, तो हमने देखा कि रोहित शर्मा थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ील कर रहे थे और वो रिटायर्ड हर्ट आउट भी हुए थे और ऋषभ पंत को भी 1-2 गेंदें लग गई थी। तो बहुत ही अनइवन बाउंस था। हुँ, हम इसको आईसीसी तो इसको डेंजरस नहीं कंसीडर कर रहा है अभी के लिए, लेकिन देखिए बहुत ही अनइवन बाउंस था इस पिच पे। और इसी पिच पे इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत जो अहम मुकाबला है वो होने वाला है। लेकिन आईसीसी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि वो काम कर रहे हैं पिच को बहुत इवन बनाने के लिए, ताकि ये डेंजरस कैटेगरी में ना जाए और एक इवन मुकाबला देखने को मिले गेंद और बल्ले के बीच में। और देखिए जो कारण बताया जा रहा है इस अनइवन बाउंस का, वो बताया जा रहा है कि जो ग्रीन ग्रास होती है, जो उसकी वेन्स होती हैं, यानी जो तने होते हैं, उसकी वजह से जो है गेंद वो अनइवन बाउंस ले रही है। तो कहीं न कहीं उस पे जो आईसीसी है वो ये चाह रहा है कि अ, इसकी टॉप ड्रेसिंग दोबारा से करी जाए, तो जो वेन्स हैं उनको काटा जाए, हटाया जाए, ताकि पिच जो है इवन बाउंस के साथ खेले और गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। ऐसा ना हो कि गेंद बल्ले पे ज़्यादा हावी हो रहा है, जैसा कि हमने शुरुआत के 2 मैचेस में देखा भी, जब श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने इस पिच पे मैच खेला था, या फिर इंडिया और आयरलैंड का भी मैच था। तो जो भी टीम ने पहले बैटिंग करी उसका स्कोर 100 के पार नहीं हो पाया था और दूसरी टीम उसको चेज़ करने में मुश्किल से कहेंगे हम, साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था फिर भी चेज़ करना। इंडिया ने हालाँकि कंफर्टेबली चेज़ कर लिया, लेकिन पहले इनिंग में स्कोर जो है वो 100 के नीचे ही दोनों मैचेस में रहा था। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आईसीसी ने इसकी टॉप ड्रेसिंग करने का फैसला लिया है और हम सब यही उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो इस पिच पे पिछला मैच खेला गया था, जो कि कनाडा और आयरलैंड के बीच खेला गया था। तो रवि शास्त्री जी ने जब पिच रिपोर्ट की थी तो उन्होंने यही बोला था कि अब ये पिच थोड़ा बेहतर दिख रहा है हमें, बैटिंग के लिए बॉलिंग के बीच इवन मुकाबला होगा। और देखिए उस मैच में हालाँकि कनाडा ने वो मैच जीत लिया था, लेकिन फिर भी बॉल और बैट के बीच में एक थोड़ा इवन मुकाबला देखने को मिला था। हालाँकि मैच हाई स्कोरिंग नहीं हो पाया था, जो कनाडा ने भी सिर्फ़ 137 रन का ही स्कोर मुकम्मल किया था, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी एक फ़ेयर फाइट नज़र आई थी बॉल और बैट के बीच में। जी, बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आईसीसी की तरफ से जो अरेंजमेंट है, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। इस बात पे राहुल द्रविड़ ने भी बात की थी कि जब उनका प्रैक्टिस सेशन था, वो भी एक कह सकते हो पब्लिक ग्राउंड में उन्हें प्रैक्टिस करने के वो नेट्स लगा के दिए। तो कह सकते हैं कहीं न कहीं इसमें आईसीसी की भी ढील रही है, कि प्रॉपर हुँ। अरेंजमेंट्स जो हैं वो टीम्स को नहीं करके दिए। जो ग्राउंड्स हैं, ये भी अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं। अदरवाइज़ यूएसए में कोई इतने ग्राउंड नहीं है। अभी आई थिंक मुझे याद है ये न्यूयॉर्क का भी 3 या 4 महीने पहले ही इसे बनाया गया है। जी, बिल्कुल। और देखिए ड्रॉप इन पिचेज़ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बन के और सीधे यहाँ पर ड्रॉप करी गई हैं। लेकिन कहीं न कहीं ड्रॉप इन पिच को भी सेटल होने में थोड़ा हुँ। समय लगता है। जितनी ज़्यादा उसकी रोलिंग होती है, उतना ही वो बेहतर पिच होती चली जाती है, और क्योंकि ये बहुत पुराने ग्राउंड्स नहीं हैं, तो पिच में वही अनइवन उछाल है। तो मेरे ख्याल थोड़ा टाइम लगेगा सेटल इन होने के लिए, और जो आईसीसी अभी के टाइम पे बेहतर प्रयास कर सकता है मेरे ख्याल से, वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मुकाबला कल हमको देखने के लिए मिले। जी, बिल्कुल, चाहते भी सभी हैं कि एक अच्छा मुकाबला हो, एक हाई स्कोरिंग मैच हो, क्योंकि अभी तक के भी जो मैचेज़ इस ग्राउंड पे हुए हैं, वो बड़े ही लो स्कोरिंग और बड़े ही कह सकते हो कि एक तरफ़ा से हुए हैं। मतलब कि अगर स्कोर आपका 98, 97 या 120 बन रहा है, तो टी20 में स्पेशली,
तो उसमें कोई खास मजा नहीं है मैच देखने का भी, जब तक एक लगे कि बल्ले और बॉल के बीच में कोई, कह सकते हो कि जद्दोजहद ना हो। जी बिल्कुल, जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो इसी कश्मकश में रहती है कि इस पिच पे कितना टारगेट उनको सेट करना चाहिए, कितना इस पिच के हिसाब से ठीक रहेगा। तो उसी जद्दोजहद में कहीं न कहीं खिलाड़ी थोड़े रैश शॉट्स भी खेलते हैं, थोड़ा रन रेट बढ़ाने के लिए, और ऐसे समय में फिर ऐसे अनइवन बाउंस विकेट पे जल्दी-जल्दी विकेट्स भी गिरते हैं, और फिर वही जो उनका स्कोर है वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पाता है। जी, तो इस हिसाब से लगता है कि इस पिच पे जो, इस ग्राउंड पे जो टॉस रहने वाला है वो बड़ा ही एक, कह सकते हैं कि क्रूशल होने वाला है, क्योंकि जैसा अभी तक का रिकॉर्ड बताता है कि जो पहले बॉलिंग करता है तो मे बी जनरली चांसेस उसके ज्यादा जीतने के हैं, अगर पिच की कंडीशन ये सेम ही रहती है। अगर जी पिच में कोई बिल्कुल। बदलाव होते हैं तो मे बी हो सकता है कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिले कि आसानी से कोई फर्स्ट बैटिंग करे वो जीत जाए, तो मे बी देखना होगा कि, पर इस पे हम कह सकते हैं कि इस पे हम कुछ प्रिडिक्ट अभी नहीं कर सकते कि बैटिंग पहले ही जीतेगी या बॉलिंग पहले ही जीतेगी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया अभी कि कुछ आईसीसी इस पे चेंजेस अभी पिच पे काम कर रहा है। और देखिए बिल्कुल, सभी क्रिकेट प्रेमी ये चाहेंगे कि जो टीम बेहतर खेले वही मैच जीते। ये ना हो कि जिसने टॉस पहले जीत लिया उसके जीतने के चांसेस बहुत अनड्यू बढ़ जाएँ। तो हम सब वही देखना चाहते हैं कि चाहे ठीक है, टॉस जो टीम जीतती है उसको थोड़ा-सा एडवांटेज होता है, लेकिन वो एडवांटेज इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरी टीम के पास चांस ही ना हो उसको पलटने का। जी बिल्कुल, आपको लगता नहीं कि अगर इस ग्राउंड पे मैच है तो इंडिया को थोड़ा सा इस पे एज है, क्योंकि इंडिया अपना एक ऑलरेडी एक मैच खेला हुआ है, तो इस पिच को उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मे बी वो एक अच्छी एक डिफरेंट अप्रोच के साथ में जा सकते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखिए, इस सेंस में ज़रूर इंडिया के पास एक एज है, क्योंकि वो एक मैच अपना पिछला खेल चुके हैं यहाँ पे, उनको पिच का बेहतर बेहतर पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर आइडिया होगा, क्योंकि वो खेल चुके हैं 40 ओवर इस पिच पे उन्होंने बिताए हैं, चाहे लेकिन जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं कि इस पिच पे फास्ट बॉलर जो है वो बहुत हावी रहते हैं गेंदबाजी के समय पे। तो देखिए उस नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी का कोई सानी नहीं है, तो उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के पास भी एक एज है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों के जो एज हैं वो कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज़ थोड़े बहुत हो जाते हैं, और अगर पिच में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए, थोड़ा पिच बेहतर हो, तो शायद हमें एक बहुत अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल, इस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस पिच पे टैक्टिकल डिसीजन लेना काफी जरूरी होगा, और मुझे लगता है कि इस चीज में रोहित शर्मा ज्यादा बेटर कप्तान निकल के आएंगे, क्योंकि अच्छे खासे एक्सपीरियंस भी हैं, यहाँ पे खेले हुए भी हैं, तो मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ा सा बाबर आजम को थोड़ा सा काम करने की जरूरत होगी कि किस तरीके से और किस अप्रोच के साथ वो इस मैच में जाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो उनके पास एक कह सकते हैं ड्रॉबैक ये है कि वो अपना लास्ट मैच यूएसए से हारे हुए हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने काफी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, कि जिस तरीका से वो यूएसए से हारे, मतलब कि एक तरफा सा मुकाबला पाकिस्तान लग नहीं रहा था कि इस तरीके से खेलेगा, और जिस तरीके की उन्हें हार मिली तो लगा कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी अभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर है। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। मैं अगर सबसे पहले आपने टैक्टिकल चेंजेस की बात करी, तो बिल्कुल रोहित शर्मा के पास वहाँ एक एज है, वो बहुत ही अच्छे कप्तान हैं, मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ उनकी कैप्टेंसी को। इनफैक्ट पुराने कुछ कप्तानों से भी अच्छा मैं उनको कप्तान समझता हूँ पर्सनली। तो मेरे ख्याल से उनके पास ज़रूर एक टैक्टिकल एज रहेगा, और दूसरा बाबर आज़म के पास सबसे जो ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये है कि वो अपना पुराना मैच हार के आ रहे हैं, और उन पे जो भी वो चेंज करेंगे उनके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि अगर वो चेंज काम करता है या नहीं करता है, तो आई मीन अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो भी हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं या न्यूज़ चैनल पे आप उनको देखते हैं लाइव, तो वो सारे के सारे मतलब फिर आपके कप्तान को बैश करने पे आ जाते हैं। वो अपनी टीम को थोड़ा बैक करना हो वहाँ पर पसंद नहीं करते, और जो भी कहीं पे भी कुछ भी कमी हुई होगी या फिर कोई डिसीजन उनके फेवर में नहीं गया होगा, तो उसी को लेकर फिर उनकी सारी बात सिमट जाती है। तो कहीं न कहीं बाबर आज़म के ऊपर बहुत प्रेशर रहने वाला है। बट हाँ, टैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं डिसीजन मेकिंग इस मैच पे। कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, बट कहते हैं कि उन्हें एक अच्छे वे में यूज नहीं किया जा रहा, और कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजन ऐसे ऑन फील्ड लिए जाते हैं जिससे लगता है कि
ये अगर यहाँ पे हम इसे कर सकते तो इससे ज्यादा बेटर हमारे लिए रिजल्ट हो सकता था। बट अगर बिल्कुल देखा जाए आप तो उनके पास सब मसाला अवेलेबल है, अगर उसे देखिए अच्छी तरीके से मसाला यूज किया अवेलेबल जाए। है, लेकिन अगर हम्म। आप देखें तो चाहे ये वर्ल्ड कप ले लें, चाहे आप जो पिछला 50 जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, तो आपको दिखता है कि उनकी प्लेइंग 11 तो ये है, लेकिन उनकी बेंच स्ट्रेंथ कहीं से भी कहीं तक आपको रेडी नहीं नजर आती है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो 15 में से 11 या 12 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप समझेंगे कि हम इनको खिलाएंगे। बाकी की बेंच स्ट्रेंथ उनकी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो उनके पास ग्राउंड्स भी हैं, कोचेस भी हैं, पुराने खिलाड़ी भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, हर चीज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पाकिस्तान प्रॉपर मौके नहीं दे पा रहा है, प्रॉपर अपनी कम से कम बेंच स्ट्रेंथ भी डेवलप नहीं कर पा रहा है। और देखिए इसका एक कारण ये भी है, जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई अगर यूएस से जाती भी है पाकिस्तान में, तो देखिए वहाँ पर भी आपके जो सारे टॉप खिलाड़ी हैं, चाहे बाबर आजम को ले लें, चाहे शाहिनशाह अफरीदी को लें, वो सब आपको खेलते नजर आएंगे। पाकिस्तान जो है वो कहीं भी एफर्ट नहीं डालता है कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप करे। अगर आप वहीं हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अगर कोई थोड़ी हल्की टीम इंडिया में आ रही होती है, तो अपनी बी टीम या सी टीम को वहाँ पर मौका देते हैं, जिससे कि उनको दिखे कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर सकता है। फिर वो वहाँ से देखते हैं कि भाई ये अपनी जो मेन 11 है या मेन 15 है उसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत काम करने की ज़रूरत है, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। और देखिए रिसोर्सेज सारे पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं। देखिए जितनी भी साउथ एशियन टीम्स हैं यहाँ पर क्रिकेट बहुत ही प्रचलित है, और चाहे आप इंडिया ले लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब इवन अफगानिस्तान नाउ-अ-डेज़। लेकिन वही है कि आपके पास वो इंटेंट होना चाहिए, और वहाँ की मैं तो पर्सनली ये कहूँगा कि वहाँ जो पीसीबी के डिसीजंस होते हैं उसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए हर 2 4 6 महीने में उनका चेयरमैन चेंज हो रहा होता है, उसके हिसाब से कप्तान चेंज हो रहा होता है, कोच चेंज हो रहा होता है। तो देखिए इतनी जब आपके पास इतने चेंजेस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें हर्ट करती हैं। आप अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं अपने, देखिए जैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में कहते हैं पॉके बंटर, उनको खिलाना चाहते हैं, कुछ पर्ची खिलाड़ी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी क्रिकेट के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। और पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान कल इंडिया को नहीं हरा सकता, या पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। ये वनडे पे बिल्कुल जीत सकता है, बिल्कुल हरा सकता है, लेकिन ये एक कुछ एक जो कमियां खामियां हमें नज़र आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, हम अभी उन्हीं पे बात कर सकते हैं। जी, जी बिल्कुल। अभी क्या, लास्ट मैच में जब बाबर आजम ने विराट कोहली को T20 रन्स में अभी पीछे छोड़ा, संजय मंजरेकर ने भी एक वहां पे एक अपना रिव्यू दिया कि उन्होंने बोला कि ये बाबर आजम ने रन कहाँ बनाए हैं, कि क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि पता ही नहीं चला बाबर आजम ने ये कहाँ रन बनाए हैं। तो ये भी एक उनका तंज था कि किस टीमों के खिलाफ इन्होंने ये रन बनाए हैं। और मे बी आई थिंक जो मोस्टली रन है वो उनके जिम्बाब्वे के खिलाफ है। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर आपके जो मेन प्लेयर हैं या जिनको आप कहते हैं भई ये हमारे तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, ये तो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और अगर आप किसी भी एसोसिएट टीम के साथ या किसी जैसे न्यूज़ीलैंड भी अभी अपनी सी टीम लेके, बी टीम, सी टीम लेके आ गया था वहाँ पर, तो आप उन टीम्स के अगेंस्ट भी अपने अगर सारे जो मेन खिलाड़ी हैं उन्हीं को ही मौका देते रहेंगे, तो आप बेंच स्ट्रेंथ डेवलप कब करेंगे? आप उनको एक्सपोज़र कब देंगे फिर? बट प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ये है कि अगर न्यूजीलैंड ने अपनी सी टीम भेजी तो वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सीरीज को ड्रॉ करके गए हैं, वो हार के नहीं गए। इसी पूरी फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम के सामने सी टीम खेली और वो वहां पे सीरीज ड्रॉ करके गए। जी, बिल्कुल। देखिए कहीं न कहीं खामियाँ ज़रूर हैं उनके सिस्टम में। बिल्कुल, न्यूज़ीलैंड की सी टीम, बी टीम आकर भी आपकी इवन आपकी देश में आकर सीरीज़ बराबर करके चली जाती है। तो ये मेरे ख़्याल से ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शायद पॉलिटिक्स कम और क्रिकेट ज़्यादा उनको करने की ज़रूरत है अपनी टीम के अंदर। जी, बिल्कुल। अगर हम यही बात करें कल के मैच के मुताल्लिक, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का आपको एक दिखेगा कि दोनों टीमें आपस में लड़ती नज़र आ रही हैं? देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले कोई सी भी टीम कैसा भी खेल रही हो, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान के राइवलरी की बात आती है, मैच की बात आती है, तो दोनों ही टीमें अपने पुरजोर लगाकर खेलती हैं कि भाई हमें ये मैच जीतना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो परफॉर्म करता है, खासतौर से पाकिस्तानी खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं, वही सुपरस्टार बन जाता है। हमने बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं जिन्होंने
कभी अपने जीवन में या करियर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी, लेकिन एक आधी परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट आ गई तो उनको उन्होंने सुपरस्टार बना दिया। हालाँकि वो भविष्य में कुछ कर पाए, नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में सारे खिलाड़ी पुरज़ोर लगाकर खेलते हैं, पूरी जान लगाकर खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कड़ाके का मुकाबला होगा और बहुत जानदार और बहुत एंटरटेनिंग मैच होगा। जी, अगर हम यही बात करें कल के मैच की, मैच विनर्स की, तो आपको क्या लगता है दोनों टीमों की साइड से कौन-कौन आपको लगता है कि मैच विनर हो सकते हैं अपनी पर्टिकुलर टीम के लिए? देखिए, अगर आप एक्स फैक्टर खिलाड़ियों की बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए मैं हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट हाईली रेट करता हूँ विराट कोहली को। और जहाँ तक गेंदबाजी की बात आती है, तो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मैं उनको पिक करना चाहूँगा। वहीं अगर आप पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं, तो बल्लेबाजी में फ़खर ज़मान को पिक करना चाहूँगा, क्योंकि ना सिर्फ वो अच्छा इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा है कि वो एक तरफा मैच को पलट सकते हैं। और देखिए, अगर गेंदबाजी की बात है, तो बेशक चारों पेसर उनके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी शाहिन शाह अफरीदी के पास स्विंग भी है और वो पेस भी है। हालांकि स्विंग मोहम्मद आमिर के पास भी है, लेकिन उनके पास उतना पेस नहीं है। हारिस रऊफ के पास उतना स्विंग नहीं है। और नसीम शाह भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बट स्टिल मैं एक एक्स फैक्टर में शाहिन शाह अफरीदी को पिक करना चाहूंगा। कि इंडियन जो हमारे बैट्समैन है लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनकी कमजोरी भी है कि वो लेफ्ट आर्म को अच्छा नहीं खेलते हैं, स्पेशली नई बॉल के साथ में। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल एडवांटेज है। और देखिए, जब हम जैसे पिच की भी बात करें, तो जिस भी पिच पे कहीं से भी ये संकेत आ जाए कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है, तो वहाँ पर पाकिस्तान बहुत लीथल हो जाता है, क्योंकि उनके पास हमेशा से बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे हैं। और देखिए, इस वर्ल्ड कप में भी आप ले लें तो चारों बहुत ही क्लास गेंदबाज उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं इस कमजोरी को भी आप अगर ले लें, तो अ, बिल्कुल पाकिस्तान के पास वहाँ पर एज है। और देखिए, जब आप रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जो ओपनर इंडिया के बल्लेबाज हैं उनकी बात करते हैं, तो अभी तक रोहित शर्मा को 13 बार जो है वो 13 बार डिसमिस हो चुके हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की गेंद पे, और सिर्फ 121 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। वहीं आप विराट कोहली की बात करते हैं, हालांकि वो डिसमिस सिर्फ 4 बार हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ रन अ बॉल है, 103 के करीब करीब उनका स्ट्राइक रेट है। तो देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पर एज पाकिस्तान को होता है। और जहाँ हम पिछले मैच की, जब हमारी पुरानी वीडियो जो आई थी, जिसमें हमने एनालाइज़ किया था यूएसए वर्सेस पाकिस्तान के मैच को, वहाँ पर हमने क्रिटिसाइज़ किया था कि दूसरा ओवर मोहम्मद आमिर की जगह शायद नसीम शाह को करना चाहिए, क्योंकि वो राइट हैंडर की आउटसाइड एज को चैलेंज करते हैं। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करते हैं, तो इंडियन बैट्समैन के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर और शहीन आफरीदी दोनों ही बॉलिंग की ओपनिंग करेंगे, और उन दोनों को ही शायद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों ओपन करते हैं कल, तो बेस्ट पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है नई बॉल के साथ में पहले 6 ओवर में, वो मोहम्मद आमिर और शाहिन अफरीदी से कोई अच्छा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो देखा जाए पाकिस्तान का रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ कुछ अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज का इम्पैक्ट कोई पाकिस्तान पे होगा, कोई प्रेशर में दिखेगी कि भाई इंडिया के खिलाफ वो अच्छा नहीं कर पाते, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप बात करते हैं, तो इंडिया 6-1 से पाकिस्तान से आगे T20 वर्ल्ड कप्स में 6 बार इंडिया ने जीत हासिल करी है, और सिर्फ एक बार पाकिस्तान यहाँ पर मैच जो है वो जीतने में कामयाब हुआ है। तो बिल्कुल इस बात को कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहती है, और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे ज़रूर आता है। चाहे आप कितना भी इस बात को नकार लें कि हमें पास से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करंट डे की परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब बात प्रेशर या क्रंच सिचुएशन की आती है, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड रहती हैं और इम्पैक्ट करती हैं गेम को। यहीं पर मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जैसे कि जो भी, जैसे कि हमने पिच अभी कंडीशन की भी बात करी, तो यहाँ पर फास्ट बॉलिंग डोमिनेट अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करती आई है, और वहीं पर पाकिस्तान के पास एज ज़रूर है। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब शुरुआत के 6 ओवर पाकिस्तान बॉलिंग करेगा और इंडिया की बैटिंग होगी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो एक ऐसा पोर्शन रहेगा जो कि मैच किस तरफ जाएगा, मैच का रुझान जो है वो शुरू के 6 ओवर्स ही पावर प्ले ही तय कर देगा कि ये मैच इंडिया की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अगर इंडिया
यहाँ पर ज़्यादा विकेट्स नहीं गंवाता है या 1 या 2 ही विकेट्स गंवाता है और थोड़े ठीक-ठाक 40-50 50 के पार रन कर लेता है, तो इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। वहीं अगर पाकिस्तान 6 ओवर के अंदर 3-4 विकेट इंडिया के गिरा देता है, तो इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएँगी वहाँ पर और वहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि मैच पाकिस्तान की तरफ थोड़ा झुकने लग गया है। तो बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है और जहाँ तक टी20 की बात है तो 3-4 ओवर, 2-3 ओवर ही काफ़ी होते हैं मैच का रुख बदलने के लिए। फिर भी कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि शुरू के 6 ओवर जो इंडिया की बैटिंग रहेगी, उसी में मैच बहुत ही डिसाइसिव मोड पर चला जाएगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। और ये दूसरी बात पाकिस ये अगर हम हुँ, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उनके लिए सबसे मेन विकेट होगा वो विराट कोहली का होगा, जो कि जी, बिल्कुल। हर बार में मोस्टली हर बार पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रेशर होगा कि उन्हें विराट कोहली को बहुत जल्द आउट करना पड़ेगा अगर इस मैच को उन्हें जीतना है तो। देखिए, बिल्कुल इंडिया की बैटिंग के स्तंभ हैं विराट कोहली। हर मैच में आप ये कह सकते हैं, चाहे वर्ल्ड कप का कोई भी मैच ले लें, कि विराट कोहली का विकेट जो है बहुत अहम होने वाला है। जिस तरीके से वो बल्लेबाज़ी करते हैं और आजकल तो उन्होंने स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा अपना बढ़ा लिया है, बहुत अच्छी आईपीएल में भी बल्लेबाज़ी करके आ रहे हैं, स्लो स्विंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करा है। तो विराट कोहली का विकेट हमेशा से अहम रहता आया है इंडिया की बैटिंग में और मेरे ख्याल से इस मैच में बहुत अहम रहेगा कंसीडरिंग पाकिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। जी, अगर हम यही बात करें इस मैच पे तो जनरली इस मैच को हम ऐसे देखते हैं या फैंस या जितने भी हैं क्रिकेट को चाहने वाले देखते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं टोटली एग्री करूँगा और देखिए जैसा मैंने अभी कहा कि जो शुरुआत के 6 ओवर होने वाले हैं पावर प्ले के जहाँ पर पाकिस्तान गेंदबाज़ गेंद गेंद करेंगे, उनकी गेंद ऐसे लहरा रही होगी और वहीं इंडियन बल्लेबाज़ जो मोस्ट एक्सपीरियंस दोनों इंडियन बल्लेबाज़ हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली उनका सामना कर रहे होंगे। तो कहीं न कहीं पे गेम वहीं तय होना शुरू हो जाएगा कि गेम किस तरफ जा रहा है। तो बहुत अहम होगी पाकिस्तान की गेंदबाज़ी वर्सेस इंडिया की बल्लेबाज़ी और ये हर हर बार की तरह बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है देखने में कि भाई कौन-सा इस चीज़ को इस चैलेंज को अच्छे से पार करता है और जो गेम है वो अपने नाम करता है। और दूसरा इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पिछले जो 5 गेम्स टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाँचों के पाँचों मैच वो टीम जीती है जिसने सेकंड बल्लेबाजी करी है, जिसने चेज़ किया है और देखिए जब हम पिच की बात कर रहे थे अभी तो भी हमने ये बात की थी कि यहाँ पर पहली इनिंग में बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है। हमने श्रीलंका को भी देखा, हमने आयरलैंड को भी देखा, दोनों ही 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं इस मैच में भी ऐसे लग रहा है कि जो शायद सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगा तो उसका पलड़ा कहीं न कहीं थोड़ा भारी रहेगा दूसरी टीम के मुकाबले। जी, बिल्कुल बट पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड कहता है कि वो चीज में अच्छे नहीं है। वो अगर कभी भी मैच कोई भी बड़ा मैच है अच्छे मैच जीते हैं वो रिकॉर्ड सेट करके जीते हैं, चाहे आप ले सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और उसे डिफेंड किया। जहां भी चेज करने की बात आती है कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान डाउन एंड आउट लगती है। वो उन्हें कह सकते हो कि अच्छे से प्लान नहीं कर पाते कि उन्हें किस पेस पे और या किस तरीके से उस चीज को टारगेट को अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी रहने वाला है कि वो टॉस जीत के क्या करें। एक कंफ्यूजन जरूर उनके मन में क्रिएट होगा कि पहले बॉलिंग के लिए जाएं या बैटिंग के लिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए रिकॉर्ड यही कहता है कि बैटिंग फर्स्ट ही उनके लिए बेस्ट है, वहीं पे वो मैच को जीतने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है वो आपके ओपिनियन से थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा देखिए अभी तक जो इंडिया का रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच जीता है, इंडिया ने 6 मैच जीते हैं। लेकिन जो 1 मैच जीता था वो आपको याद होगा वो चेज़ करते टाइम जीता था जब मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म ने ओपनिंग बैटिंग की थी और इंडिया एक भी विकेट नहीं ले पाया था और पाकिस्तान ने पूरा मैच ख़त्म कर दिया था। तो देखिए एक चीज़ तो ये है, दूसरा जो पाकिस्तान की करंट फ़ॉर्म है मैं वहाँ पर समझता हूँ कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, सिर्फ़ वही थोड़े रन बना रहा है, उनका मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में टारगेट्स है और देखिए उनके टॉप अगर ऑर्डर की भी अगर हम बात करते अगर हैं टॉप तो ऑर्डर पे मैं अभी यही आता हूँ, अगर टॉप ऑर्डर की बात करें आप कहते हैं ये रन रहा है वो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप पिछले मैच में बाबर आजम को देखते हैं, आई थिंक उन्होंने 43 बॉल खेल के 44 रन कुछ ऐसे बनाए। अगर ऑलमोस्ट 50% बॉल आप खेल गए और आपका स्ट्राइक 102 का है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि नीचे के जो बल्लेबाजों आए और पहली गेंद से स्टार्ट हो जाए।
तो जी, कहीं न बिल्कुल कहीं ये भी पाके एक सवाल या निशान है कि अगर ऊपर से रन आपको नहीं मिलते बनने के बाद में, तो नीचे से आप अपना जो जिस चीज़ के लिए आपने रखे हुए हैं, जैसे कि इफ्तिखार अहमद है या इमाद वसीम अगर खेलते हैं या इसके बाद फ़खर ज़मान आते हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाएँ अगर ऊपर से इतना प्रेशर है कि पता चला कि 10 ओवर में तुम्हारे 50 ही रन हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ और इस केस में भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसा मैं अभी कह रहा था अगर पाकिस्तान शुरुआत में बल्लेबाज़ी भी करता है, तो उनके जो बैट्समैन हैं उनको मुझे पर्सनली अभी पिछले कुछ समय से लग रहा है कि उनको ये आइडिया ही नहीं हो पा रहा है पिच देख के, कि उनको किस रफ़्तार से खेलना है, कितने रन इस पिच पे काफ़ी रहेंगे। हमने पिछले मैच में भी यही देखा कि बाबर आज़म शुरू की 22 गेंदें खेल के 7 ही रन बनाए उन्होंने। बाकी खिलाड़ी कुछ आते चले गए, फ़खर जमान या फिर उस्मान खान, वो आके उन्हें लगा कि वो हिट लगा सकते हैं ग्राउंड पे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना पिच समझ नहीं आ रही है, चाहे आप एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कह लें, क्योंकि स्किल में तो कहीं कोई कमी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना ये टारगेट समझ में नहीं आ रहा है कि भई कितना टारगेट हम सेट कर दें तो हमारी टीम के लिए काफ़ी रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर पहले बल्लेबाज़ी करता है और देखिए इस पिच के हिसाब से भी तो मतलब टॉस जीत के अगर पाकिस्तान या फिर इंडिया टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का मौका दे, तो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि उनको ना तो इस पिच पे भी पहली इनिंग में रन नहीं बन रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान की करंट फॉर्म में खिलाड़ियों को नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कितना टारगेट सेट करना है, कितना इस पिच पे काफ़ी रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया के लिए अगर बेस्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं तो इंडिया अगर सेकंड बल्लेबाजी करता है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल, अगर हम यहीं बात करें बाबर आज़म की स्पेशली पिछले मैच को मद्देनज़र रखते हुए, कहीं न कहीं मैंने उनके गेम को एनालाइज़ किया है, उनके साथ प्रॉब्लम एक मेरे को लगती है अगर ऊपर से जल्दी 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं, तो वो एक अपने ज़ोन में चले जाते हैं। जहाँ पे वो ना तो स्ट्राइक रोटेट कर पाते हैं, ना ही कोई बड़ी हिट लगा पाते हैं और इसी चक्कर में तब तक वो थोड़ा-सी चीज़ें सँभल पाते हैं, तो समय इतना हो जाता है कि फिर उन्हें हर बॉल के लिए हिट के लिए जाना पड़ता है, जो कि इस तरीके का बल्लेबाज हर बॉल को हिट नहीं कर सकता। वो एक क्लास बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के लिए कह सकते हो कि अहम तरीन और कह सकते हैं कि सबसे बड़े बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए वही हैं। तो उनके लिए ये है कि वो अपना जो गेम है उस अप्रोच को कंटिन्यू रखें फर्स्ट बॉल से ही। अगर कहीं न कहीं विकेट गिर जाता है, अगर वो अपने ज़ोन में चले जाते हैं, वो दूसरे को कोशिश करें कि फ़खर ज़मान आए और पहली बॉल पे हिट करना स्टार्ट कर दें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ़खर ज़मान बहुत जल्दी आउट हो जाएँ या इफ्तिकार बहुत जल्दी आउट हो जाएँ या जो भी बल्लेबाज उनके उसमें आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा है कि बाबर आज़म अगर ऊपर से अब अपने आप को स्टार्ट नहीं करेंगे, तो नीचे से आगे बल्लेबाजों से तुम आप क्या उम्मीद कर सकते हो पहली बॉल से ही आपको छक्के लगाने स्टार्ट कर दें? जी मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ और देखिए मैं समझता हूँ कि ऐसा उन केसेस में जनरली होता है जब आपको दिखता है कि भई आपकी टीम का एक ही खिलाड़ी है, अगर ये आउट हो गया तो फिर आपकी टीम का क्या होगा, कैसे होगा? ऐसे में खिलाड़ी अपने विकेट पे बहुत ज़्यादा प्राइस लगा लेता है और वो बहुत रिस्क लेने से डरने लग जाता है कि भई अगर तू आउट हो गया तो आने वाले खिलाड़ियों का क्या होगा? मेरे ख़्याल से आप एक बहुत टैलेंटेड कंट्री से आते हैं, स्किलफुल कंट्री से आते हैं, आपके पास बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं। तो शायद उनको अपने विकेट पे इतना बड़ा प्राइस टैग नहीं लगाना चाहिए, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करके खेलना चाहिए कि ठीक है, मैं 150 के स्ट्राइक रेट वाला अगर खिलाड़ी नहीं भी हूँ, तो भी मैं 120, 125, 130 कम से कम उसी स्ट्राइक रेट से तो बल्लेबाज़ी करूँ, ताकि अनड्यू प्रेशर मेरे इर्द-गिर्द खेलने वाले बल्लेबाज़ों के पास ना आए। तो मैं बिल्कुल उनकी जो पिछले मैच की अप्रोच थी, बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ। बिल्कुल अच्छी अप्रोच नहीं थी और देखिए जितना क्रेडिट हम दे रहे हैं कि भाई यूएसए को अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए मैच जीतने के लिए हमें उतना ही इस बात को क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा कि बाबर आजम का एक बहुत बड़ा रोल था इस मैच को पाकिस्तान के हारने में। जी, बिल्कुल कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और लीथल है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन बैटिंग को पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और क्या चीज़ इंडिया को फिक्स करने की ज़रूरत है? जी देखिए मेरा मानना तो ये है कि इंडिया के क्योंकि जो ओपनिंग पेयर है कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ्रेजाइल है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के लिए, इवन स्पिनर के लिए भी अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ। और देखिए अगर इमाद वसीम भी फिट रहते हैं अगले मैच में, तो वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की भूमिका निभाएँगे और पाकिस्तान के पास 2 ऑलरेडी लेफ्ट आर्म पेसर हैं, बहुत हाई क्वालिटी के पेसर हैं।
तो कहीं न कहीं इंडियन जो ओपनिंग पेयर है उसको ये बात मद्देनज़र रखनी होगी, वो प्रॉपर तैयारी करके आएँ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ आएँ कि भई हमें इन दोनों को विकेट नहीं देना है, हमें कोशिश करनी है कि इन पे चढ़ के खेलें, थोड़ा हावी होके खेलें। तो एक तो यहाँ पर ओपनिंग का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इंडिया की तरफ से, और दूसरा क्योंकि देखिए पाकिस्तान जहाँ तक मुझे लगता है कि पिच को देखते हुए शायद चारों पेसर के साथ ही जाएगा। तो वहीं पर अगर आप शिवम दुबे की हम बात करते हैं तो वो जो है स्पिन को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से डोमिनेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद उनके अगेंस्ट अपने पेसर्स ही उनके सामने रखना चाहेगा। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि पाकिस्तान जो चाहेगा कि वो अपने 5 या छठे ओवर में मतलब पावर प्ले के अंदर शायद 1 या 2 ओवर इमाद वसीम अगर फिट रहते तो उनके 1-2 ओवर निकलवा देगा और बीच में कहीं 1-2 ओवर निकाल लेगा ताकि स्पिनर जो है वो शिवम दुबे के सामने ना आए, वो एक पेसर से उनको थोड़ा टैकल करने का देखेंगे। तो कहीं न कहीं वो भी एक बहुत टैक्टिकल मूव रहेगा इंडिया की तरफ से कि वो शिवम दुबे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं क्योंकि उनका एक एफ़िशिएंट इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर मैं यहीं बात करूँ इंडिया की बॉलिंग की भी, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या चेंजेस करने होंगे? और कहाँ लगता है कि इंडिया की बॉलिंग को कहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस की ज़रूरत अभी आपको लगती है? जी। इस पर्टिकुलर मैं मुकाबले को मद्देनज़र जी, रखते हुए? मैं एक इंडिया की बैटिंग में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये करना चाहूँगा कि रवींद्र जडेजा की जो बैटिंग करंट फ़ॉर्म है, देखिए आईपीएल में भी उन्होंने 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन बाकी मैचेज़ में उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए थे और हमने पिछले मैच में भी देखा था, तो उनके बल्ले पे कहीं न कहीं गेंद नहीं आ रही थी, जो भी उन्होंने 5-6 गेंदें खेली थी। तो कहीं न कहीं रवींद्र जडेजा की बैटिंग फ़ॉर्म पे भी हमें नज़र रखनी होगी और जैसा आपने अभी पूछा इंडिया की बॉलिंग के बारे में, तो देखिए मैं समझता हूँ कि कुलदीप यादव का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और वो एक प्लेस डिज़र्व करते हैं इंडिया की टीम में। लेकिन जो पिच है वो पेस को मदद करती है, तो ये देखना रहेगा कि इंडिया जो है वो सारे पेसर्स के साथ जाएगा या फिर कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने का सोचेंगे। वहीं पर सवाल ये पैदा होता है फिर कि अगर कुलदीप यादव को इंडिया की टीम में शामिल करना है, तो वो किसकी जगह पे शामिल करना होगा क्योंकि अगर आप एक ऑलराउंडर की जगह उनको टीम में शामिल करते हैं, तो वही इंडिया की जो बल्लेबाज़ी है, वो फिर 7 नंबर तक ही सिमट के रह जाएगी पुराने पिछले सारे वर्ल्ड कप की तरह। तो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि वो ऐसा हो कि आप एक ऑलराउंडर की जगह उनको टीम में जगह दें। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इंडिया जो है वो कुलदीप यादव को टीम में लाने का प्रयास कितना करती है और किसकी जगह पर करती है। तो ये देखना मेरे ख़्याल से इंडिया की बॉलिंग में सिर्फ़ एक यही मेरे को एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है कि इस चीज़ को लेके क्या डिसीज़न इंडिया का रहेगा। जी, अगर मैं यहाँ बात करूँ पाकिस्तान की बैटिंग की भी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इसमें से पहले क्या इश्यूज़ हैं उनके और क्या चीज़ों पे उन्हें काम करना चाहिए और क्या उन्हें फिक्स करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनको अपनी जो लाइनअप है, उसको फ़ाइनल करना पड़ेगा। वो आज़म खान को ओवरवेक करना चाहते हैं या फिर उनकी अब रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं क्योंकि मेरे ख़्याल से हम सभी काफ़ी आज़म खान को बैटिंग करते देख चुके हैं और मुझे लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान को भी शायद उनको बैक करना चाहिए। अगर इमाद वसीम फ़िट हैं, तो उनकी जगह पर वो सीधे-सीधे स्वैप होते हैं और अगर फ़िट नहीं है, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान चाहेगा कि सैम अयूब को टीम में जगह दें ओपनिंग में और बाबर आज़म को तीसरे नंबर पे वो लेकर आएँ। और अगर ऐसा होता भी है, तो भी देखिए कहीं न कहीं पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि उनके कप्तान का जो स्ट्राइक रेट है, वो किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वो उनको एंकर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, पिछले मैच की तरह या अभी तक की तरह, मेरे ख़्याल से वो मॉडर्न टी20 की अगर हम बात करते हैं, तो उस लिहाज से थोड़ी सोच मॉडर्न नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा चाहते भी हैं, तो भी बाबर आज़म को अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा। अभी तक उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी मॉडर्न डे क्रिकेट जैसा नहीं लगा है। उनकी रेंज ऑफ शॉट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बहुत क्लास बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा रन आपके हैं। लेकिन आप अगर आप डीप डाउन भी गेम को लेके जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी डोमिनेट नहीं करते हैं गेम को। तो मेरे ख़्याल से जो कप्तान का उनके स्ट्राइक रेट है, वो बहुत मैटर करने वाला है यहाँ पर। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान को ये सारी चीज़ों का अपनी बल्लेबाज़ी में ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम यहीं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात लगे तो आप देखते हैं उन्हें कोई चेंजेस करने चाहिए या उनका जो सेम पेस अटैक है या स्पिन है उसके साथ ही उन्हें जाना चाहिए?
देखिए क्योंकि ये पिच जो है अभी तक फास्ट बॉलर्स को हेल्प करते आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को शायद जगह जगह नहीं देंगे इस मैच में अपनी टीम में, और चारों पेसर्स के साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर इमाद वसीम अवेलेबल हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो शायद आपके आज़म खान की जगह डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्वैप होते हैं, अगर वो होते हैं तो बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान जो उनके पांचवा गेंदबाज है, जिसमें कि जो शादाब खान पे बहुत रिलाई करते हैं फिर एज अ फिफ्थ बॉलर, तो उनकी फॉर्म कोई बहुत अच्छी नहीं है। और हमने 50 वर्ल्ड कप में भी देखा कि इंडियन बैट्समैन ने उनको बहुत टारगेट भी किया। तो मेरे ख्याल से फिफ्थ बॉलर जो है, अगर इमाद वसीम अवेलेबल नहीं होते हैं तो एक मेजर कंसर्न हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अगर इमाद वसीम अवेलेबल होते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इंडियन, खासतौर से ओपनिंग बैट्समैन के अगेंस्ट। अगर मैं यही बात करूँ आपसे ऋषभ पंत की बैटिंग ऑर्डर की, जो लास्ट मैच में थे उन्हें थर्ड नंबर पे भेजा गया और उन्होंने एक बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करी, रन बना के भी दिए। तो आपको लगता है कि पंत इस सेम नंबर पे ही बैटिंग करेंगे? आपको लगता है कि कुछ चेंजेस पंत के बैटिंग ऑर्डर में करने होंगे? देखिए जो प्रैक्टिस मैच इंडिया ने खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और जो पहला मैच आयरलैंड के अगेंस्ट भी खेला, दोनों ही में उन्होंने कंसिस्टेंट अप्रोच रखी कि ऋषभ पंत को तीसरे नंबर पे और एज अ विकेट कीपर वो ले रहे हैं, खिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जगह चेंज नहीं होगी, और ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जैसा कि हम स्क्वाड अनाउंस होने से पहले, इनफैक्ट प्लेइंग 11 डिसाइड होने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंडिया जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपन कराती है तो तीसरे नंबर पे सूर्या की जगह बनती है, और शायद तीनों की जो कमजोरी है वो वही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की अंदर आती हुई गेंद उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी बनती है। तो देखिए वहीं ऋषभ पंत को तीसरे नंबर पे खिला के एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने। वो देखिए लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और उस चीज़ को निगेट कर देते हैं कि आपका एक विकेट अगर गिर भी जाए तो उस चीज़ को वो निगेट कर देते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड फास्ट फास्ट बॉलर की जो अंदर आती हुई गेंद है। तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और मेरे ख्याल से उनकी जगह अब चेंज नहीं होगी, और आपको देखने को शायद वो तीसरे नंबर पर ही पूरे वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे। तो उनकी जगह पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई फेर बदलाव होने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शिवम दुबे की ऐसी एक बैटिंग पोजीशन है जिसमें हमें चेंज देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे का जो कारण मैं पर्सनली समझता हूँ, तो देखिए अभी से जो पिछले वर्ल्ड कप आपने T20 जो भी अगर जो भी देखे हैं, तो उसमें हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि भाई पहले ये रहता था कि भाई अगर हमारी ओपनिंग या 3 नंबर तक थोड़ा संभल के खेल गए हैं, तो उसके बाद ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव को एज अ फ्लोटर भेज दो, या फिर जडेजा को एज अ फ्लोटर खिला दो कि थोड़ा स्ट्राइक रेट तेज करने के लिए खेल ले। यहाँ पर आपको पंत जैसे, सूर्य कुमार यादव जैसे डिस्ट्रॉयर अपनी ही पोजीशन पे खेलते मिलेंगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक शिवम दुबे के नाम का आ गया है कि जिसको हम समझ सकते हैं कि भाई अगर आपको लगता है किसी मोमेंट पे यहाँ पर स्पिन हैवी स्पिन जो है वो हावी कर रही है टीम पर, तो आप शिवम दुबे को भेज दो। तो देखिए वहां पर आपके पास शिवम शिवम दुबे जैसा डिस्ट्रॉयर और आपके पास आ गया है, जिसको आप एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हो। और आपके जितने भी बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाले जो भी बल्लेबाज हैं, चाहे ऋषभ पंत हो, सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या, या फिर लोअर ऑर्डर में रविंद्र जडेजा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, उनको अपनी पोजीशन खिसकाने की, मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे शिवम दुबे को कहीं पे भी स्वैप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक एक जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही थी टीम चयन से पहले, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम देखें तो इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से बाकी मैं कोई चेंजेस देखता नहीं हूँ इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में। जी, बिल्कुल, अगर हम देखें ऋषभ पंत को भी तो एक अभी ऐसा लगा कि एक फ्रीडम के साथ वो खेल रहे हैं। मतलब कि ऐसा लगता है उनके पास कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें टीम में कोई जगह बनानी है या कुछ करना है। एक अपना एक नेचुरल गेम वो खेल रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी निखर के सामने हमारे आई है। अदरवाइज़ तो उनका अगर टी20 का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें करियर वाइज़ तो 120, 125 कुछ ऐसा ही इन बिटवीन है। बट इस बार जो एक निखर के आए हैं वो अपनी चोट के बाद एक वापस आए, एक अनफॉर्चुनेटली उनका एक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो जब से निकल के आए तो एक कह सकते हैं कि उनका जो माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर है और टी20 में, टेस्ट में वो एक अपने इंडियन टीम के लिए एक मैच विनर हैं। पर जो टी20 का था कहीं न कहीं उनकी पोज़ीशन, कहीं न कहीं उनका टीम में सिलेक्शन पे एक सवाल निशान
कहा जाता था, क्योंकि इस तरीके की उनकी कभी परफॉर्मेंस आई नहीं, अभी बट परफॉर्मेंस इस आई नहीं थी। जी बिल्कुल। जी, बट अभी इस वर्ल्ड कप में लग रहा है कि वो क्लियर है अपने माइंड से उन्हें क्या करना है, और कह सकते हो कि टीम मैनेजमेंट ने और कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक साफ एक मैसेज दिया है कि जो आपको आता है वो करो, और वही वो कर रहे हैं और इसी चीज में वो माहिर भी हैं। बिल्कुल, और देखिए जब से वो वापस आए हैं हमने पूरे आईपीएल में भी देखा, पहले से ज़्यादा फिट भी नज़र आ रहे हैं वो, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट भी खेल रहे हैं और उसमें सक्सेस भी उनको मिल रही है। तो मेरे हम्म। ख्याल से ऋषभ पंत 2.0 इज़ फार बेटर देन ऋषभ पंत दैट वाज़ प्लेइंग अर्लियर। जी बिल्कुल, अगर अपने एक डिसीजन की बात करूं कि इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए, जो मेरे को लगता है कि अक्षर पटेल की जगह इंडिया को एक प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में लाना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना मैन है, और पाकिस्तान कभी भी चाइना मैन को अच्छा नहीं खेलता है, ये एक रिकॉर्ड है। अगर कभी भी देख लें तो कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी मौका मिला है वो अच्छा करके दिया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को कल आप खेलते हुए देखेंगे। जिसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल आप इस मैच को कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, और कौन सी टीम आपको इस मैच को जीतते हुए, एक महामुकाबले को जीतते हुए नजर आ रही पहले तो जो आपने कुलदीप यादव की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को ज़रूर देखना पड़ेगा कि वो किसी ऑलराउंडर की जगह उनको लाना चाहते हैं या फिर आप मोहम्मद सिराज की जगह उनको लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर की जगह उनको लाते हैं तो फिर वही ट्रेडिशनली आपके पास 7 प्रॉपर बैट्समैन रह जाएंगे और 4 बॉलर रह जाएंगे। पर्सनली मुझे लगता है कि अभी आपके पास 8 बैटिंग ऑप्शंस होने चाहिए। तो अगर मुझे कुलदीप यादव को खिलाना है तो पर्सनली मैं मोहम्मद सिराज की जगह कुलदीप यादव को खिलाना पसंद करूंगा यहाँ पर। है। जी, तो अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन आपकी कल की पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि मैच कैसे रहने वाला है, और कौन सी टीम का पलड़ा भारी और इस महामुकाबले में विजयी होकर निकलने वाली है? देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे लिए तो इंडिया ही ये मैच जीत रहा है। जी आपकी क्या बिल्कुल। प्रेडिक्शन है इस पे? ये बहुत जी इंटरेस्टिंग आपने बिल्कुल, बात की। मेरे को भी ऐसा लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी रहने वाला है। उसके कारण है इंडिया मैच जीत के भी आ रहा है, प्लस एक जो पास का रिकॉर्ड है वो भी एक मैटर कहीं ना कहीं टीम के माइंड में चलता रहता है कि हम इनसे अभी तक एक बार ही T20 वर्ल्ड कप में जीते हैं। तो एक इंडियन टीम एक अलग एक कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रही है। अगर वहीं हम बात करें पाकिस्तान की, वो यूएस से हार के आ रहे हैं, जहां उन्हें अपने घर में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला, और बाबर आजम की कप्तानी, बैटिंग, मतलब ओवरऑल उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लपेड़ा गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन टीम एक बेटर स्पेस और एक बेटर पोजीशन में है इस मैच को जीतने के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। और देखिए आप सभी, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। हम हाज़िर फिर से होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बियॉन्ड द बाउंड्री। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। बियॉन्ड द बाउंड्री।